के इस वीडियो में 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है। अभी हाल ही में विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा एशले बार्टी ने। तो दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं ये एशले बार्टी। और ये किस देश की टेनिस प्लेयर है अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर है। और अभी इन्होंने ही 2021 के विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। याद रखना, 41 सालों के बाद 41 ईयर के बाद विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की ये पहली महिला टेनिस प्लेयर हैं। और इस तरह से आप देखोगे तो ये इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है, दूसरी बार जीत रही है ये कोई ग्रैंड स्लैम। पहला कौन सा था? पहला इन्होंने 2019 में जीता था फ्रेंच ओपन, और अब 2021 में विंबलडन ओपन इन्होंने जीत लिया। अच्छा, इन्होंने किन को हराया? तो वो नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस का ट्रेंड बदल रहा है। क्योंकि एक बार एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछा था कि उप विजेता कौन रहा, रनर अप कौन रहा है। मतलब विजेता का नाम नहीं पूछा, किसको हराया उसका नाम पूछ लिया। तो वो भी आप ध्यान रखो। तो एशले बार्टी ने हराया है कैरोलिना प्लिस्कोवा को। और ये किस देश की प्लेयर हैं? ये चेक रिपब्लिक की प्लेयर है। अब ध्यान से सुनना, इस साल 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। वैसे साल में 4 होते हैं, 3 हो चुके हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के दोनों विजेताओं के नाम याद रखो, दोनों मतलब वुमेन और मेन सिंगल टाइटल दोनों। तो वुमेन सिंगल टाइटल जीता था नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की प्लेयर है। मेन सिंगल टाइटल जीता था नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। उसके बाद हुआ था फ्रेंच ओपन, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था बारबोरा क्रिचिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। और मेन सिंगल टाइटल जीता नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। और अब विंबलडन ओपन हम लोगों ने देख लिया, जिसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता किसने? एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। और कल मेन सिंगल टाइटल के रिजल्ट भी आ गए कल रात में। तो चलो गैस करो, विंबलडन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और गैस करो किसने जीता होगा। मैं ये क्वेश्चन आपको आगे बताने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न ही यही है कि किसने विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो इसका आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। तो भाई साहब हैट्रिक लगा दी, इसे कहते हैं प्लेयर। और आपको तो इनको थैंक्स कहना चाहिए। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जाकर के थैंक्स लिखिए इन्हें, क्योंकि इन्होंने आपकी जीके को आसान कर दिया। मतलब इस साल के तीनों ग्रैंड स्लैम में मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीत लिया, वरना आपको 3 अलग अलग नाम याद करने पड़ते। तो 2 ही नाम चल रहे हैं टेनिस में। तो नोवाक जोकोविच मेंस प्लेयर में बात कर रहे हैं। और जो फॉर्मूला 1 रेस है उसमें कौन सा नाम चल रहा है? ज़्यादातर रेस कौन जीतते हैं? लुइस हैमिल्टन जीतते हैं। तो हमारी तरफ से थैंक यू इनको आपकी जीके आसान करने के लिए। तो सुन लो फिर, नोवाक जोकोविच इन्होंने 6ठी बार ये विंबलडन ओपन का खिताब जीता है। किसको हराया इन्होंने? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, किसको हराया? तो इटली के मार्टियो बेरेटिनी को इन्होंने हराया है। और इस तरह से ये इनका 6वां विंबलडन ओपन खिताब है। ओवरऑल कौन सा खिताब है बात करेंगे तो मतलब अभी तक टोटल कितने ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं? तो 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं। ये इनका 20वां ग्रैंड स्लैम है टोटल ओवरऑल देखोगे तो। और इसी के साथ उन्होंने स्विट्जरलैंड के जो रॉजर फेडरर हैं और स्पेन के जो राफेल नडाल हैं उनकी बराबर, जो अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो अब आपको याद रहेगा ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, तीनों में मेन सिंगल टाइटल किसने जीत लिया? नोवाक जोकोविच ने जीत लिया। किस देश के प्लेयर है? सर्बिया के ये प्लेयर है। बाकी अलेक्जेंडर ज्वेरेव की बात करेंगे, ये जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं। अभी मैड्रिड ओपन में मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था, जबकि वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था एरिना सबालेंका ने, ये बेलारूस की प्लेयर है। राफेल नडाल ये स्पेन के प्लेयर हैं ही सही, और रॉजर फेडरर ये स्विस प्लेयर हैं। अच्छा देखो, आप लोगों को पता है साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, और यहां से भी कई बार स्टैटिक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। पहले तो ये याद रखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, और फिर लास्ट में होता है यूएस ओपन। पहला प्रश्न तो ये बन जाता है कि कौन सा ओपन या कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो याद रखना, पहला और आखिरी वाला याद रख लो, हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे होता है, और विंबलडन ओपन आपका ग्रास कोर्ट पे होता है। देखो एक बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि फ्रेंच ओपन को और किस नाम से जाना जाता है? तो रोलैंड गैरोस इसी को कहते हैं। या उल्टा भी प्रश्न पूछ लेता है, रोलैंड गैरोस ये कौन सा ग्रैंड स्लैम है? ये फ्रेंच ओपन है जो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है? राफेल नडाल को कहा जाता है, जो कि स्पेन के प्लेयर है।
पिछले साल कोविड के कारण कौन सा वाला ग्रैंड स्लैम रद्द हो गया था, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो कई बार पढ़ चुके हैं हम, विंबलडन ओपन। और याद रखना सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो वो विंबलडन ओपन ही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं इन्हें। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो आंसर होगा 11 जुलाई को। हर साल 11 जुलाई को ही इसको मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। अच्छा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आप बता ही सकते हो किस देश की है, तो चाइना की है। सेकंड नंबर पे भारत की है। वैसे अभी आपको याद होगा चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी लागू कर दिया है। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी आपको किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम मिलेगी आपको सिक्किम में। तो आप ये मान लो कि जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। याद रखना भी आसान है। देखो, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या का बढ़ना। और जनसंख्या कब बढ़ती है? जब दो लोगों की शादी होती है। दो लोग यानी कि एक लड़का एक लड़की, एक और एक, एक और एक, एक और एक, 11, मतलब 11 तो तारीख हो गई। और जब बच्चा होता है, बेबी होता है, तो उसे झुलाना पड़ता है। उसे झुलाएंगे, जुलाई 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 हो गया है ना। तो क्या हो गया? एक और एक, 11, तो 11 तो हो गई तारीख, और झुलाएंगे से जुलाई, जुलाई वाला महीना हो गया। अब आप इसको जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बाकी जुलाई में और कौन कौन से डे मनाए हमने? 1 जुलाई को 3 डे मनाए थे, नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे और नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया था। याद रखना भी एक नया मंत्रालय बन गया है, सहकारिता मंत्रालय, और उसके मंत्री कौन बन गए? अमित शाह। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाया गया। और गाइज देखिए, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, अगर वीडियो से आपको वाकई हेल्प होती है, तो प्लीज़ इन्हें शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देख रहे होंगे तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं पर भी नहीं बोलता हूँ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बिल्कुल वीडियो के लास्ट में जा करके बोलता हूँ, ताकि आप लोग डिस्टर्ब नहीं हो और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस को ना तो लाइक करते हैं और शेयर तो बिल्कुल नहीं करते हैं। मतलब देख लीजिए, इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मेरी भी इच्छा होती है कि वीडियोस को रेस्पॉन्स मिले, लेकिन वीडियोस को रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। आपको पता है, अभी जो मिनिस्टर वाला वीडियो हमने अपलोड किया था, ट्रिकी वीडियो, उसको बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जो वास्तव में मेरे ख्याल से उसको रेस्पॉन्स मिलना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ये आप भी जानते हो। तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर देना, सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा अर्जेंटीना ने। तो कोपा अमेरिका के फाइनल में अर्जेंटीना ने किसको हरा करके? ब्राजील को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया। और आपको बता दूं, पिछले 28 सालों में पहली बार अर्जेंटीना ने कोई बड़ा खिताब जीता है। अर्जेंटीना के कप्तान थे लियोनेल मेसी, और लियोनेल मेसी जिन्होंने रिकॉर्ड 6 बार फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ अपनी पहली ट्रॉफी जीती है। ये अर्जेंटीना की ही है लियोनेल मेसी, नेशनलिटी इनकी अर्जेंटीना ही है मतलब। और ये हो कहाँ पे रहा था कोपा अमेरिका? ये खेला गया ब्राजील में। अच्छा, कोपा अमेरिका है क्या? जिसको नहीं पता वो सुन लो, ये एक साउथ अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप है। और 2021 वाली में क्या क्या याद रखना है? किसने जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हराया? ब्राजील को। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में ही हुआ था ये। और इसमें बेस्ट प्लेयर चुने गए लियोनेल मेसी अर्जेंटीना की तरफ से, और ब्राजील की तरफ से नेमार, इन दोनों को चुना गया। जबकि बेस्ट गोलकीपर चुना गया एमिलियानो को, और फेयर प्ले अवार्ड मिला ब्राजील को। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, टेरेस गार्डन मिडडे टोटा नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा थुम्मेती राघोतमा रेड्डी ने। एक्चुअली में अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने थुम्मेती राघोतमा रेड्डी की जो पुस्तक है टेरेस गार्डन मिडडे तोटा, उसके अंग्रेजी अनुवाद की पहली प्रति प्राप्त की है। और ये जो पुस्तक है ये मूल रूप से तो तेलुगु में लिखी गई है, लेकिन अभी इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किया गया है। किसने किया? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है कोडूरू सीताराम प्रसाद ने। और अभी आपको याद होगा, वाइस प्रेसिडेंट जी ने ही एक बुक को लॉन्च किया था जिसका नाम है सुपारी पालन। उसके लेखक कौन है? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। बाकी सलमान रुश्दी लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ नाम की बुक को लिखा। रवि शास्त्री, इनकी पहली बुक आई है अभी, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ करके। देखो, जब भी बुक की बात आती है तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता,
जैसे कि शरण कुमार लिम्बाले का नाम याद रखो, अभी 30वां सरस्वती सम्मान मिला था इन्हें इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे का नाम याद रखो, 31वां व्यास सम्मान जीता इन्होंने इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। मोहन कृष्ण बोहरा का नाम याद रखो, 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने इनके उपन्यास तस्लिमा संघर्ष और साहित्य के लिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, डेविड डायोब का। अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता है। ये फ्रांस के रहने वाले हैं और इनके उपन्यास का नाम क्या है, नॉवेल का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न बताइए, अभी हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा देहरादून में। तो उत्तराखंड के देहरादून के देवबन इलाके में करीब 50 विभिन्न प्रजातियों वाले भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन का भी उद्घाटन किया गया है। ये जो गार्डन है ये 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। अच्छा, क्रिप्टोगेमिक क्या होते हैं? तो क्रिप्टोगेम ये आदिम पौधे होते हैं जो बीजों से प्रजनन नहीं करते, बल्कि उनका प्रजनन बीजाणुओं यानी कि स्पोर्स की सहायता से होता है। उदाहरण के तौर पर शैवाल हो गया, काई हो गया, फर्न हो गया, कवक हो गया, जिसे आप लाइकेन बोलते हो, आदि। तो आपको याद रखना है, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहां पे किया गया है? उत्तराखंड के देहरादून में। अच्छा, मैं आपसे पूछूं अगर कुछ प्रश्न तो जवाब दो। भारत का पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया था? उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। उसके अलावा देश का पहला मॉस गार्डन ये कहां पे खोला गया? ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां पे खुला था, तो ये भी उत्तराखंड में ही खुला था। चलिए, आप तो ये बताइए, किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन किया गया था? एक लघु ट्रेन का, जो कि सोलर ऑपरेटेड है। तो केरल में। उसके अलावा पूर्वी भारत का पहला स्किल यूनिवर्सिटी कौशल विश्वविद्यालय कहां पे खुला है? असम में खुला है। अच्छा बताइए, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन का नाम क्या है? तो वासुकी है। इसमें लगे थे 295 डब्बे और इसकी लंबाई थी 3.5 किलोमीटर की। चलिए, सबसे सिंपल प्रश्न पूछ लें आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कहां पर है? गुजरात के अहमदाबाद में। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ये कहां पे बन रहा है? चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कहां पे बन रहा है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहां पे खुला है, तो चंडीगढ़ में खुला है। तो इस प्रश्न से याद रखना है, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहां पे उद्घाटन किया गया? देहरादून में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रायम भारतीयेंसिस ये क्या है? तो याद रखना, पौधे की एक नई प्रजाति है। तो ये पौधे की एक नई प्रजाति है जिसे अंटार्कटिका में खोजा गया है। किसने खोजा है? तो पंजाब विश्वविद्यालय ने। और इस पौधे का नाम जो भारती है वो ज्ञान की हिंदू देवी मां सरस्वती के नाम पे रखा गया है। और वैसे आपको याद होगा, अंटार्कटिका में भारत का एक अनुसंधान केंद्र भी है जिसका नाम भी है भारती। तो इस खोज से आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग का ये एक पहला खतरनाक असर है, क्योंकि इसके गर्म होने से यहाँ पे पौधे उग रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला था भारत का अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर हैं, तो वैसे तो 3 है। तीनों के नाम क्या है? सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री, फिर दूसरा था मैत्री और तीसरा बना भारती। लेकिन वर्किंग में तो 2 ही हैं, मैत्री और भारती। जो पहला था दक्षिण गंगोत्री वो तो तबाह हो गया, बर्फ में डूब गया था, वो तो बर्फ में दब गया था। चलिए, यहां से कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं जो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट होते हैं। जैसे कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट विंसन मैसिफ है। उसके अलावा अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? माउंट एरेबस है। अच्छा, एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि विज्ञान के लिए महाद्वीप, इस नाम से कौन सा महाद्वीप प्रसिद्ध है? यही है अंटार्कटिका। वैसे अंटार्कटिका पे किसी देश का कोई पर्सनल मतलब अधिकार तो नहीं है, तो वहाँ पे हर देश के जो रिसर्चर्स होते हैं वो जाते हैं, खोज वगैरह करते हैं, मतलब साइंस के लिए। तो इसीलिए इसको विज्ञान के लिए महाद्वीप का नाम दिया गया है। उसके अलावा आप याद रखना, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया है। तो रामचरण जी 1960 में गए थे। जबकि अगर पूछा जाए कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। और अगर पूछा जाए दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे? तो एमंडसन थे।
वो 1911 में पहुंच गए थे, वो नॉर्वे से थे। तो इसी महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है और इसके चारों ओर कौन सा महासागर है? दक्षिण महासागर है। और अगर यहाँ पे करंट अफेयर से मैं आपको कुछ लिंक करके याद कराना चाहूँ तो आपको याद होगा अभी एक बहुत बड़ा आइसबर्ग यानी कि हिमखंड वो टूट के अलग हो गया था, उसका नाम क्या था? A76 उसका नाम था। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 लाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी हमने जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया अभी 11 जुलाई को, तो उसी अवसर पर अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नई जनसंख्या नीति 2021 टू 30 लाने की घोषणा की है। और क्या है इस नीति में? तो इस नीति में 2026 तक जन्म दर को प्रति हजार आबादी पर 2.1 और वर्ष 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है इस नीति के अनुसार। मतलब आप कह सकते हो प्रजनन दर को कम करना ही इस नीति का उद्देश्य है। इसके अलावा 11 से 19 वर्ष के किशोरों को पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था भी की जाएगी, ऐसा इस नीति में कहा गया। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ हो गई, जो कि निर्वाचन क्षेत्र है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी आपको याद होगा लखनऊ में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया था। अभी उत्तर प्रदेश ने ही 2021 के लिए ई पंचायत पुरस्कार भी जीता था। उसके अलावा सस्ती किराया आवास योजना इन्होंने शुरू की थी, अनूठी उपहार योजना शुरू की थी। चलिए आप तो ये बताइए अभी केला महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। उसी से याद होगा आपको काला नमक चावल महोत्सव, ये मनाया गया था उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में। इसके अलावा कुछ और महोत्सव आपको लिंक करा के याद कराऊं तो एक गुड़ महोत्सव भी मनाया था जिसे जेगिरी महोत्सव बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और अगर आपसे पूछे कि अभी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया, तो झांसी में। अभी उत्तर प्रदेश ने भारत का पहला FPO पोर्टल भी लॉन्च किया था, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा बताइए जेवर एयरपोर्ट का निर्माण ये किस राज्य में हो रहा है? ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और वैसे अभी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। और इसके लोगो में जो बर्ड है वो सारस क्रेन है, जो कि उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है। वैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस हो गया, राजकीय फूल पलाश का है और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। वैसे एयरपोर्ट से आपको बता दूं यहाँ पे कुशीनगर एयरपोर्ट है जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदला गया है। एक अयोध्या एयरपोर्ट है जिसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया। और अभी बोला गया था कि 2023 तक सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके उत्तर प्रदेश में होंगे, टोटल 5। अच्छा बताइए NDRF की पहली महिला टुकड़ी ये इसकी तैनाती कहाँ पे की गई थी? उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में। और शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो इतना आप यहाँ से याद रखना। बढ़ते आगे। फिर देखिए अगला प्रश्न है अभी हाल ही में किसने नमो ऐप अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा दिल्ली भाजपा प्रमुख है ये आदेश गुप्ता। और इन्होंने उन लोगों तक व्यापक पहुंच के लिए नमो एप्लीकेशन अभियान को शुरू किया है जो अपनी परेशानियों या समस्याओं को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो शुरुआत में इस एप्लीकेशन के जरिए 10 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। और ये एक सहज और आसान ऐप है जिसके माध्यम से लोग मोदी सरकार के कार्यों और कल्याणकारी नीतियों के बारे में जान सकेंगे। देखो एप्लीकेशंस पोर्टल से कुछ मैं आपको बता दूं जो अभी न्यूज़ में रहे थे, जैसे कि अभी आपको याद होगा पशुपालन मंत्रालय ने किसानों के लिए मत्स्य सेतु एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। वैसे वर्तमान में अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं नए, उसके अनुसार अभी हमारे पशुपालन मंत्री कौन है बता सकते हो क्या? कैसे याद किया था? पशुओं को कौन पालते हैं? पुरुष पालते हैं, पुरुषोत्तम आंसर होगा। और एक हरियाणा सरकार ने जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। अभी कर्नाटक ने भी आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया था। झारखंड ने अमृत वाहिनी और चैट बॉट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था कोविड-19 से संबंधित जानकारियों के लिए। अभी बिहार ने हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। यहाँ पे हिट मतलब हो गया होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। वैसे मणिपुर ने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए। क्या नाम था? मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन। CBSE ने अभी दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन लॉन्च किया था। नीति आयोग ने कोव एड एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और इंटरपोल ने ID आर्ट और आई फैमिलिया
पोर्टल को लॉन्च किया था। तो रिसेंटली अभी 2-3 महीने में कुछ एप्लीकेशंस ये लॉन्च हुई है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस मैराथन को लगातार दूसरी बार कोविड के कारण रद्द कर दिया गया? तो आंसर होगा लद्दाख मैराथन। तो लेह लद्दाख में दुनिया की सबसे कठिन और देश की प्रतिष्ठित लद्दाख मैराथन को एक बार फिर कोविड-19 के कारण लगातार दूसरी बार रद्द किया जा रहा है। ये जो मैराथन है दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन है, जो कि 11,500 से लेकर 17,618 फीट की ऊंचाई पर आयोजित की जाती है। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने 46 केम्पेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु और उसके आसपास के जिलों में 46 केम्पेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का फैसला किया है। तो इसमें 223 करोड़ रुपए की लागत से 3 सर्किट में चिन्हित स्थलों को विकसित किया जाएगा और इन स्थलों को, इन साइटों को लोगों को बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा या कह दो नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान को स्वीकार करने में मदद करने के लिए विकसित किया जाएगा। वैसे इसका आंसर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे केम्पेगौड़ा से। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है पता होना चाहिए, बेंगलुरु में है। और केम्पेगौड़ा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने वाले किस डॉक्टर का निधन हो गया? तो आंसर होगा डॉक्टर PK वॉरियर। तो आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने वाले डॉक्टर PK वॉरियर का भी 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें 1999 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये केरल से थे और अभी इनका निधन हो गया। इन्हें आयुर्वेद दवाओं के पैकेजिंग के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, जो पहले कषायम और चूर्णम के रूप में उपलब्ध थी। जो दवाइयाँ चूर्ण के रूप में आती थी पाउडर फॉर्म में, है ना। अच्छा, ये डॉक्टर जयलाल कौन है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे इसी साल। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो आंसर होगा डेनमार्क में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज फिर से याद दिला रहा हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सेशन अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है ना, तो इस वीडियो की और मेरी हेल्प जरूर करना। इसे शेयर करके, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या अगर टेलीग्राम आप यूज करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना।